हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एडू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम LIS MCQ सीरीज़ 1 के पार्ट 9 को डिस्कस करने वाले। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 8 तक देखा था। अब तक हमने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज अ रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू एग्जामिन सम स्पेसिफिक सब पॉपुलेशन एज दे चेंज विद टाइम। ऑप्शन ए ट्रेंड स्टडी, बी कोहॉर्ट स्टडी, सी क्रॉस सेक्शनल स्टडी, डी पैनल स्टडी। आप लोग आंसर बताएं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही है कि वो कौन सी स्टडी है जिसमें जो रिसर्चर है वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे स्टडी करते हैं, उनके इफेक्ट को एग्जामिन करते हैं और एज ए चेंज विद टाइम, समय के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है उसकी इफेक्ट क्या पड़ रहा है एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर, इसको स्टडी करना, इसको एग्जामिन करना। इस टाइप की जब स्टडी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बतानी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर एज ए चेंज विद टाइम, मतलब एक लंबे समय की स्टडी को दर्शाता है, तो हम बोल सकते हैं ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की यहाँ पे जो है बात की जा रही है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो होगी नहीं क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि वेरियस डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग लेते हैं, उस पर स्टडी की जाती है विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। एक ही समय पे डिफरेंट वेरिएबल्स पे क्या क्या इफेक्ट हो रही है उसको हम लोग मेज़र करते हैं, एग्जामिन करते हैं। उस टाइप की स्टडी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में सेम वेरिएबल्स होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे इफेक्ट को हम लोग मेज़र करते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है, एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक छोटा सा बच्चा है, एक स्कूल का 5 ईयर का कोई बच्चा है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या है वो हम लोग मेज़र किए। नेक्स्ट 2 ईयर के बाद उसकी मेमोरी में क्या इंक्रीमेंट आया, फिर से उसकी मेमोरी कैपेसिटी को हम चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 ईयर को फिर हम चेक करेंगे। तो इस तरीके से जो 2 ईयर करके हम हर बारी जो चेक करें, तो ये एक टाइम के इफेक्ट को हम लोग देख रहे हैं ना कि 2 साल के बाद उनके मेमोरी में क्या इंक्रीमेंट आई है, मेमोरी लेवल कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आती है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 3 टाइप्स की होती है मेनली। एक होती है ट्रेंड, कोहॉर्ट, एक होती है पैनल। तो जो ट्रेंड स्टडी होती है इसमें जो होती है पॉपुलेशन सेम होती है बट सैंपल हर बारी में चेंज हो जाती है। सैंपल जो होती है हर बारी में चेंज हो जाती है क्योंकि सपोज़ जो बच्चे को, जो हमने एग्जाम्पल लिया था पिछला, तो उसमें हमने एक स्कूल का एक बच्चा 5 साल का बच्चा को लिया, तो स्कूल क्या हो गई हमारी पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्कूल चेंज नहीं होगी हर बारी में, ट्रेंड में स्कूल चेंज नहीं होगी, स्कूल तो वही रहेगी। बट जो 5 ईयर का बच्चा है, पहली बार स्टडी जब हमने की तो 5 ईयर का बच्चा लिया, सेकेंड बारी में जब हमने स्टडी किया तो हो सकता है कि हम उस बच्चे को नहीं लेकर के दूसरे बच्चे को लें जो 7 साल का हो। फिर अगली बारी में जब हम स्टडी करें आफ्टर 2 ईयर तो उस 7 ईयर के बच्चे को ना लेकर के दूसरे बच्चे को ले जो कि 9 ईयर का हो। ठीक है, तो मतलब हर बार में क्या हो रहा है कि सैंपल चेंज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बट जो पॉपुलेशन है वो सेम रहेगी। तो ये जो हो गई ट्रेंड स्टडी। ठीक है, और अगर हम बात करें पैनल स्टडी की तो यहाँ पे क्या होगी कि पॉपुलेशन भी सेम और सैंपल भी सेम हर बारी में। सपोज़ जिस बच्चे के साथ हमने स्टडी स्टार्ट की थी वो 5 ईयर का था, आफ्टर 2 ईयर वो 7 ईयर का हो गया। तो जब हम दूसरी बार रिसर्च स्टडी करने जाएंगे तो पॉपुलेशन भी सेम, मतलब सेम स्कूल। ठीक है, और सैंपल भी सेम, मतलब कि वही बच्चा जो जिस पे हमने स्टडी किया था पिछले बार, उसी बच्चे पे हमें स्टडी करनी होगी। तो वो जो हो जाएगी वो क्या होगी, पैनल स्टडी पे। ठीक है, और कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, कोहॉर्ट स्टडी में कि हम लोग जो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन, एक स्पेसिफिक ग्रुप या एक स्पेसिफिक बच्चे को लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना तो वो रैंडमली नहीं करते। ट्रेंड में और पैनल में क्या हुआ था कि हम लोग पॉपुलेशन सेलेक्ट किए थे रैंडम, कोई भी 5 ईयर के बच्चे को हमने ले लिया था। बट ट्रेंड में भी वही किया था और पैनल में भी हमने वही किया था कि रैंडमली कोई भी 5 ईयर के बच्चे को हमने ले लिया था और कुछ भी हमने स्पेसिफिक नहीं किया था। बट कोहॉर्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक ये करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप डिसाइड करते हैं कि 5 ईयर के बच्चे को अगर हम ले रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सपोज़ उसकी कोई
वो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता हो वो 5 ईयर का, या फिर उसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड हो, तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। हम अदर 5 ईयर के बच्चे को इंक्लूड नहीं करेंगे अपने स्टडी में। तो इस तरीके का अगर कोई एक स्पेसिफिक हम लोग कुछ एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, तो वो जो हो जाता है वो हो जाता है कोहॉर्ट स्टडी में, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही है कि एक स्पेसिफिक सब पॉपुलेशन पे ये स्टडी की जा रही है, तो मतलब यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक पहले ही डिसाइड कर ली गई है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में हम एक स्पेसिफिक ग्रुप के बच्चे पे स्टडी करते हैं या फिर स्पेसिफिक सैंपल पे स्टडी करते हैं, ठीक है, आफ्टर मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम जाएं तो वो है क्वेश्चन नंबर 82। ये मैचिंग है, आपको बतानी है ट्रेंड एनालिसिस, कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और पैनल एनालिसिस, इन सब के बारे में आपको बतानी है। तो ट्रेंड एनालिसिस जो कि मैंने अभी बताई कि क्या होती है कि पॉपुलेशन सेम होती है बट सैंपल जो होती है हर बारी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे है कि एनालाइजिंग 2 डायमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल डेटा। तो ये नहीं होती, ये तो बिल्कुल नहीं। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होगी, एनालाइजिंग ग्रुप ऑफ पीपल स्टडिंग डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैंने कहा कि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, उस पर हम लोग सैंपल लेते हैं। तो कोहॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो सैंपल हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए क्रॉस सेक्शनल क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल में एनालाइजिंग मेनी सब्जेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ ये भी सही है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कि हम लोग एक मेनी सब्जेक्ट पे हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, तो ये भी सही हो गई आपकी। और पैनल में क्या, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर द ईयर तो ठीक है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बी और सी जो होगी वो होगी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे, काउंटर वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन काउंटिंग ऑनलाइन यूसेज ऑफ नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ऑप्शन दी गई आपकी 2002, 2004, 2006, 2008। आपको बतानी है काउंटर कब लॉन्च की गई थी पहली बार। तो काउंटर क्या होता है ये पहले आप लोग जान लें कि काउंटर एक तरह का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस होती है, जिसके थ्रू जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं या फिर जो वेंडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराई जाती है। वो लोग अपने ऑनलाइन जो कंटेंट होती है उनकी जो डेटा होती है, उनकी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, यूसेज स्टैटिस्टिक्स होती है, उन सबको वो उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं ताकि जो लाइब्रेरीज़ है, ठीक है, उन लोगों को ईजी हो सके कि डिफरेंट वेंडर्स के जो है यूसेज स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर कर सके, वो चेक कर सके कि कौन से जो वेंडर्स है वो पर यूज़ कितना कॉस्ट ले रहे हैं, तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरीज़ जो है ऑनलाइन परचेसिंग कर सके, सब्सक्रिप्शन ले सके, लाइसेंसिंग ऑनलाइन कर सके। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है डिफरेंट यूसेज स्टैटिस्टिक्स के ऑनलाइन कंटेंट के लिए, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताएं कि काउंटर की कब लॉन्च की गई थी पहली बार। तो ये पहली बार 2002 में लॉन्च की गई थी। आंसर ये होगी आपकी 2002 में। अच्छा, ये क्वेश्चन आज के समय में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि इसकी जो है न्यू वर्जन मतलब जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, काउंटर की कोड ऑफ प्रैक्टिस है, इसकी जो न्यू वर्जन है वो अभी हाल फिलहाल में ही आई है। 5.0.2 वर्जन जो है अभी हाल फिलहाल में आई है, इस सितंबर 2021 में आई है, ठीक है। और ये इफेक्टिव अभी इसको यूज़ नहीं किया गया, बस ये आई है, बट ये इफेक्टिव हो जाएगी। कब होगी ये इफेक्टिव, तो ये फोर्स में आएगी नेक्स्ट ईयर आएगी 2022 में, ये नेक्स्ट जनवरी में ये फोर्स में आ जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। तो अभी इसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो पर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है काउंटर ये टॉपिक। तो काउंटर का मेन काम क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं उसके उसके जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसकी सारी यूसेज स्टैटिस्टिक्स होती हैं, उसकी डिटेल्स वगैरह इस प्लेटफॉर्म यहाँ पे काउंटर में प्रोवाइड कराई जाती है बाय दी
वेंडर और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए। किसके लिए? ये किसकी हेल्प करती है? ये लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको हेल्प होती है कि वो परचेसिंग में, ऑनलाइन कंटेंट को परचेसिंग करने में, सब्सक्रिप्शन लेने में उनको सुविधा होती है। वो डिसाइड कर पाते हैं कि कहाँ पे लाइब्रेरी की जो बजट होती है वो कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कहाँ सही चीज़ सही जगह पे वो इन्वेस्ट करें ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो लाइब्रेरी का। तो ये हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछी जा रही है कि बॉड रेट मीन्स, बॉड रेट का मतलब क्या होता है? ए, द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, बी, द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, द रेट एट विच सिग्नल चेंजेस, और डी, नन ऑफ दिस। आपको बॉड रेट बतानी है कि ये क्या होती है। द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बिट रेट कहते हैं। ठीक है, इसको बिट रेट कहते हैं। और बॉड रेट कब कहेंगे? जब सिग्नल चेंज पर यूनिट टाइम। तो ऑप्शन सी, जब सिग्नल चेंजेस होते हैं पर यूनिट टाइम में तो उसको हम लोग कहेंगे बॉड रेट। तो ऑप्शन क्या राइट होगी आपके? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। Which section of IT Act 2000 describe the provisions for compensation for failure to protect data? Option A, Section 33, B, Section 43A, Section 52A और Section 44। आपको बतानी है कि IT Act 2000 की कौन सी सेक्शन है जो कि डिस्क्राइब करती है कि जो डेटा जो है वो प्रोटेक्ट ना हो, डेटा प्रोटेक्शन अगर फेल हो जाए तो उनकी कंपेंसेशन का जो प्रोविजंस है वो किस सेक्शन में दी गई है, ये आपसे पूछी जा रही है। आपको वो सेक्शन बतानी है। एक अथॉरिटी होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है डेटा को सिक्योर करके रखे। अगर लापरवाही के कारण या नेग्लिजेंसी के कारण, किसी भी कारणवश अगर वो डेटा जो सिक्योर करनी है वो सिक्योर नहीं रही, वो लीक हो जाती है और उसका जो है रॉन्गफुल लॉस हो जाता है या फिर रॉन्गफुल गेन हो जाता है, किसी भी कारणवश नेग्लिजेंसी के कारण अगर वो डेटा डैमेज हो गई, हैम्पर हो गई, तो ये जो भी कुछ हुआ है तो जो अथॉरिटी के ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो किस प्रोविज़न, किस सेक्शन के अंदर आती है, आपको ये पूछे जा रही है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 43A। ठीक है, अगर अथॉरिटी के नेग्लिजेंसी के कारण अगर कोई डेटा लॉस हो मतलब डेटा जो चोरी हो जाती है, डैमेज हो जाती है, हाईजैक करा ली जाती है, लीक हो जाती है, तो उस अथॉरिटी के ऊपर एक पेनल्टी लगा दी जाती है। किस सेक्शन के अंदर में? 43 सेक्शन। जो 33 की अगर हम बात करें तो कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर रहती है जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर उसका लाइसेंस लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हो गया, रिवोक्ड हो गया, तो उनको जल्द से जल्द जो है जो सरेंडर कर देनी चाहिए कंट्रोलर, जो जहाँ से उन्होंने लाइसेंस लिया था उनके पास जाकर के ये सरेंडर बता देनी चाहिए कि लाइसेंस हमारी ख़त्म हो गई है। तो आर्टिकल सेक्शन 33 में ये कहा गया है। और अगर वो नहीं सरेंडर करते हैं, नहीं बताते हैं, तो जो है सेक्शन 33(2) के तहत उनको पेनल्टी लगा दी जाती है 6 मंथ की मिनिमम और 10,000 की जो है उनको जुर्माना देना पड़ जाता है। अगर हम बात करें जो है 44 आर्टिकल की, सेक्शन 44 की, तो इसमें क्या होता है, जब पर्सन जो होता है फेल हो जाता है फर्निश करने में एनी डॉक्यूमेंट को टू दी अथॉरिटीज, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनके पास, वो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को रिटर्न करने में या किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्निश करने में अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसमें उनको जो है एक पेनल्टी लगा दी जाती है और इसमें जो है उनको 1,50,000 तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और सेक्शन 52A की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक जो एक साइबर, एक जो चेयरपर्सन होते हैं साइबर अपैलेट की जो चेयरपर्सन होते हैं उनका एक पावर होता है कि वो जनरल सुपरिटेंडेंस का या फिर डायरेक्टर का उनका एक पावर होता है, उनके बारे में सेक्शन 52A में बताई गई है। तो मेनली जो है कि डेटा चोरी होना या फिर डेटा लॉस होना या फिर डेटा जो है किसी भी कारणवश फेल हो जाना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो प्रोविजंस लगाई जाती हैं
तो वो कहाँ पे हो गई 43A। तो आपके यहाँ पे जो है राइट आंसर वो क्या होगी 43 है। ठीक है, सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी से अगर लापरवाही की जाए तो उस अथॉरिटी पे जो पेनल्टी लगती है वो सेक्शन 43A के तहत लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 86 आपके स्क्रीन पे, कम्युनिकेशन थ्रू टचिंग इज कॉल्ड फर्स्ट ऑडिटोरी का कम्युनिकेशन, बी टैक्टाइल कम्युनिकेशन, इन टैक्टाइल कम्युनिकेशन, डी ऑल्फैक्टरी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन थ्रू टचिंग टैक्टाइल होती है, क्योंकि जब हम लोग टच करके कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम लोग टैक्टाइल कम्युनिटी में कम्युनिकेशन में कहते हैं। और ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल के थ्रू होता है, ऑडिटोरी मतलब ऑडियो के लेवल पे होता है, और इन टैक्टाइल कम्युनिकेशन मतलब कि जो विदाउट टच कम्युनिकेट किया जाता है उसको। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगी आपकी टैक्टाइल कम्युनिकेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OGD क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछी जा रही है कि OGD ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, किस ईयर ये लॉन्च की गई थी? अगस्त 2021, सितंबर 2012 और अक्टूबर 2012 या नवंबर 2012। आपको बतानी है कि ये जो है कब लॉन्च की गई थी। अच्छा, OGD होता है क्या? OGD एक तरह का ओपन, एक तरह का ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा की गई सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिख जाती है, तो इससे करप्शन लेवल जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है। इससे जो होती है करप्शन लेवल जो होती है डिक्रीज़ हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह का कुछ OGD प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये एक तरह का सिंगल पॉइंट एक्सेस है, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होती है, ओपन इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी उसे देख सकता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा जो होती है हैंडल की जाती है? तो ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री द्वारा या किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा इसे इन्फॉर्मेशन इस पर इनपुट किया जाता है, और फिर पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, वो लोग इसमें सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि हमारा जो फंड है इंडिया का वो कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, बजट का सही यूज़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सारी कुछ हम इस जो है प्लेटफॉर्म पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दी जाती है, करप्शन लेवल इससे क्या होती है कम होती है। तो आप लोग बताएं कि ये कब लॉन्च की गई थी? यहाँ से तो पता चल गया कि 2012 में ये लॉन्च की गई थी, बट ईयर आप लोग बताएं कब? तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगी वो है अक्टूबर 2012 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैज़ अ प्रोविजन फॉर कलेक्टिंग लाइब्रेरी सेस फ्रॉम लैंड रेवेन्यू? ऑप्शंस आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। आपको बताने है कि वो कौन सी राज्य है जिसके पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में ये प्रावधान है कि लाइब्रेरी सेस कलेक्ट की जाए लैंड रेवेन्यू से। ठीक है, तो आपको बतानी है पहले तो आप ये बताएं कि वो कौन से कितने राज्य हैं जहाँ पे ये प्रावधान है कि लाइब्रेरी सेस कलेक्ट की जाए। तो 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ 4 हो गए, और एक है हरियाणा। ठीक है, एक है हरियाणा। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट करने की, लाइब्रेरी सेस कलेक्ट करने की प्रावधान है। तो आपको बतानी है लैंड रेवेन्यू की, जो लैंड रेवेन्यू के थ्रू जो सेस कलेक्ट की जाती है ये कहाँ की प्रावधान है? तमिलनाडु में प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर और हाउस टैक्स के ऊपर जो है सेस कलेक्ट की जाती है, रेट जो है इसकी 5%। केरला में भी प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के ऊपर ही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट की जा, मतलब प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के ऊपर ही जो है सेस कलेक्ट की जाती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 8% के रेट से प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स के ऊपर जो है ये कलेक्ट की जाती है लाइब्रेरी सेस। और कर्नाटका की बात करें तो वो लैंड रेवेन्यू के ऊपर जो है कलेक्ट की जाती है 3% के रेट से। तो कर्नाटका में 3% जो है लैंड रेवेन्यू के ऊपर लाइब्रेरी सेस कलेक्ट की जाती है। आंसर हो जाएगी आपकी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव अ प्रोविजंस ऑफ लाइब्रेरी सेस इन देयर रिस्पेक्टिव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मणिपुर। अभी मैंने बताया कि 5 ही राज्य है
तो किन में ही पूछी जा रही है कि प्रोविजंस नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में तो नहीं है, तमिलनाडु में है, केरला में है, मणिपुर में नहीं है, तो ए एंड डी में नहीं है। कहाँ है ए एंड डी? ऑप्शन ए 1। तो ये होगी राइट आंसर आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज ईयर वाइज डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इंडेक्सिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपकी 4 इंडेक्सिंग जो है सिस्टम दी गई है, आपको बतानी है, अरेंज करनी है इनको ईयर वाइज। पहली है रिलेशनल इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग, सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, प्रिसाइज। तो रिलेशनल इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये किन्होंने दिया था? ये फैराडे ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1950 में दिया था, 1950s के समय जो है ये दिया था। चेन इंडेक्सिंग की बात करें तो रंगनाथन जी ने दिए थे इसे, और ये कब दिए थे इनको? 1938 में। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये किन्होंने दिया था? कटर ने नहीं, क्यों दिया था? ईजे केसर ना, ईजे केसर ने दिया था, इन्होंने 1911 में दिया था। और अगर प्रिसाइज की बात करें हम तो ये जो है ये ऑस्टिन ही दिया था, डेरेक ऑस्टिन। डेरेक ऑस्टिन ने दिया था। ये कब दिया था? 1968 में दिया था, ठीक है। तो पहले किन्होंने दिया? पहले दिया केजर ने दिया था 1911, मतलब पहले सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सी, फिर सेकंड किसने दिया था? तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगी यहाँ पे? सी, देन बी, देन ए, देन डी, सी बी ए डी। ये ऑप्शंस में कहीं नहीं है, ऑप्शंस रॉन्ग दी गई है, आपकी राइट आंसर यही होगी सी बी ए डी, क्योंकि ईजे जो है केजर 1991 में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग ही आई थी। उसके बाद जो है रंगनाथन जी की जो है चैन इंडेक्सिंग आई थी। उसके बाद फिर फैराडे की जो है रिलेशनल इंडेक्सिंग आई थी। बाद में जो है डेरेक ऑस्टिन की 1968 में प्रिसाइज उन्होंने दिया था। तो राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दी गई है, तो ये हो जाएगी राइट आंसर। चलिए आज हमने टोटल 90 क्वेश्चंस को देखा है। तो हमने अब तक पूरी टोटल 90 क्वेश्चंस को हमने देखा है। तो आप लोग पूरी वीडियो को ये थी हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन। तो हमने अब तक टोटल 90 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पिछले वीडियो को देख लें, क्योंकि सारी क्वेश्चंस आपके आने वाले एलआईएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।